Hello students, today we are again back to the maths lectures. Since your exam is there on 27th of February and today it is 24th of February, my birthday of course. So we'll start with the question bank solving. I will solve the question bank, not only solution but I will teach you also the required topic. Let us start with the first question, my dear students. पहला question है, first question, find principal value of actually principal value of एक question ही wrong है, मैं बता दूं क्या गड़बड़ है. cos pi by 2 minus sin inverse 1 by 2, इसको प्रिंसिपल वैल्यू होती है, cos को नहीं होती. एनीवे ये sin इनवर्स 1 by 2 क्या मैं बताता हूँ, अब मैं सिखाता हूँ. अगर sin 30 डिग्रीज कौन है 1 by 2 है, बराबर. तो 30 डिग्रीज को लिखते हैं जब sin उस साइड जाता है तो लिखा जाता है sin इनवर्स 1 by 2. मैं आपको इनवर्स ही पढ़ा लेता हूँ अभी टाइम है तो. sin 30 1 by 2 है तो 30 डिग्रीज क्या है sin इनवर्स 1 by 2. यानी sin इनवर्स 1 by 2 का मतलब क्या है, वो मिनिमम एंगल है. क्या है, मिनिमम एंगल whose sin is 1 by 2. sin इनवर्स 1 by 2 का मतलब क्या है, मिनिमम एंगल. छोटा से छोटा एंगल बोलो जिसका sin 1 by 2. आप बोलोगे सर छोटा क्यों, बताता हूं. sin इनवर्स 1 by 2 माने एंगल उस sin 1 by 2 बोला तो sin 390 भी 1 by 2 आएगा. तो sin इनवर्स 1 by 2 का आंसर 390 नहीं लिखने का, sin 150 भी 1 by 2 आएगा. तो sin इनवर्स 1 by 2 को हजारों लोग हाथ ऊपर करेंगे कि सर हमारा sin 1 by 2, हमारा sin 1 by 2, करोड़ों, इनफाइनाइट. हमें उसमें से मिनिमम एंगल लेना है, इसलिए उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते बच्चों. क्या बोलते, प्रिंसिपल. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ sin इनवर्स 1 by 2? छोटा से छोटा एंगल, इसका मतलब एंगल है छोटा से छोटा एंगल जिसका sin 1 by 2. कौन है रे, 30. अब बोलो व्हाट इज cos इनवर्स 1 by 2? ये मिनिमम एंगल है whose cos is 1 by 2. कौन है रे, किसका cos 1 by 2 है, टेबल में देखो 60 डिग्री, और उसको पाई बाय 3 भी बोलते हैं हम, 60 को 180 by 3. व्हाट इज tan इनवर्स 1? tan इनवर्स 1 का मतलब है ऐसा मिनिमम एंगल जिसका tan 1 है. ये आपको कैलकुलेटर में मिल जाएगा 45 डिग्री. उसको रेडियन में लिखना है तो मैं लिखूंगा पाई बाय 4. अब इस प्रकार से आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, इसकी नहीं होती. तो cos पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स 1 by 2 का मतलब ऐसा छोटा से छोटा एंगल जिसका sin 1 by 2 है. कौन है रे, 30 डिग्री. ये कैल्सी पे आपको मिल जाएगा. कैल्सी पे कैसे मिलता है तो मैं आपको बताता हूं. ये देखिए, ये कैल्सी आपने ऑन किया, ओके, कैल्सी ऑन किया तो ये देखो क्या करने का है, आपको दबाना है साइन इनवर्स. ओके, तो साइन का बटन यहाँ रहेगा, आपको देखिए साइन का बटन रहेगा. देखो ये यहाँ पे थोड़ा ये नहीं होता है, तो यहाँ पे एक साइन का बटन रहेगा. साइन, ये साइन का बटन है ना, वो दबाने का साइन. लेकिन साइन इनवर्स के लिए शिफ्ट और साइन दबाने का, तो साइन इनवर्स आए देखो. ओके, शिफ्ट दबाने का, शिफ्ट और साइन दबाने का, और ब्रैकेट डाल के 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज करने का, इक्वल टू आंसर आएगा 30 डिग्री. ओके, आंसर आपको 30 डिग्री आ जाएगा. ओके, सो अब आप बोलो cos ऑफ पाई बाय 2 का मतलब है 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री. पाई म्हणजे 180 by 2, यानी cos ऑफ 90 माइनस 30 कौन है बेटा, 60. व्हाट इज cos 60? cos 60 अगेन sin 30, आंसर 1 by 2. सो cos पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स 1 by 2 का आंसर आएगा 1 by 2. अब वहां पे आपको पास दिया रहेगा 1 by 2, आंसर कौन सा है, तो वहां दिया है A, आंसर A 1 by 2, ये करेक्ट आंसर है. अंडरस्टूड. अब मैं सॉल्व करूंगा सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करके, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. बच्चों ये लास्ट टाइम भी दिया था आपके एग्जाम में, लेकिन गलत है. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आंसर है
इक्वल टू tan इनवर्स है, ओके, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब वहां tan इनवर्स मिसिंग है, तो ये आंसर डी है, बट डी आंसर डी है, बट डी में ये tan इनवर्स मिसिंग है, वो उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक है, बराबर। आप देखोगे tan इनवर्स x पे tan इनवर्स y क्या मतलब है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 प्लस xy, ये tan इनवर्स मिसिंग है वहां पे, सर को बोलो वहां डालिए। बाद में तीसरा क्वेश्चन, ओके, तीसरा है फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन 150। सो थीटा का मतलब आपको इंक्लिनेशन दिया है, थीटा क्या दिया, इंक्लिनेशन। थीटा इंक्लिनेशन अगर 150 डिग्री है तो स्लोप होता है, स्लोप इज ऑलवेज tan थीटा, मैंने आपको पढ़ा है स्लोप इज tan थीटा, tan थीटा मतलब tan 150 डिग्री। अब ये कैलसी पे भी आपको दिया रहेगा, लेकिन मैंने आपको पहले बोला अलाइंड एंगल 150 को लिखो 180 माइनस 30, 150 को क्या लिखो बच्चों, 180 माइनस 30, याद है कि नहीं 180, यानी tan 180 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, पाई माइनस 30 हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये देखो छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करो, 180 यानी पाई माइनस 30, ये पाई है माइनस 30, मतलब 90 और 180 के बीच में 150 होगा ना कहीं, बराबर ना, 150 किधर होगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो ऑल एस टी सी, तो ये इलाका किसका है, साइन का इलाका, तो उधर tan क्या है माइनस, पाई माने tan रिमेन्स 10 एंड पाई के कारण डोंट चेंज रेशियो, tan रिमेन 10 और ये लिखने का 30, यानी माइनस tan 30 इज 1/√3, तो आंसर है -1/√3, तो माइनस 1/√3 आंसर ए है, अंडरस्टूड, आंसर ए इज -1/√3, ओके। प्लीज टेक डाउन दिस, ये भी आप लिख सकते हैं, ओके, प्लीज कॉपी दिस। थर्ड का आंसर ए है, थर्ड का आंसर ए है, ए, अंडरस्टूड। नेक्स्ट टाइम मैं फोर्थ करता हूं, आपका अगर ये हो गए फोर्थ, बराबर से लिखो, बराबर दिख रहा है ना, ओके। सो फोर्थ क्या है बच्चों, फोर्थ है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप ऑफ 1, यानी इस लाइन का स्लोप 1 है, स्लोप बच्चों 1 है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 4,0 एंड पॉइंट x1 y1 है 4,0, तो स्लोप और पॉइंट दिए तो कौन सा फॉर्मूला, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ओके, कौन सा फॉर्मूला बच्चा, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y माइनस y1 is m into x minus x1, so y minus x1 is 4, y1 is 0, m स्लोप कौन है 1, x minus x1, x1 is 4, so y minus 0 is y, 1 into x minus 4, x minus 4, आंसर क्या है, 0 is x plus y आ गया तो minus y minus 4, यानी x minus y minus 4 equal to 0, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, अंडरस्टूड। तो कौन सा आंसर है, देखो x minus y minus 4, again a is the answer, x minus y minus 4, understood, please take down quickly, x minus y minus 4। बाद में फिफ्थ प्रॉब्लम है, उन्होंने पूछा x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, टू गेट x इंटरसेप्ट क्या करते हैं आपको पता है, मैंने सीखा है लास्ट लेक्चर शायद, टू गेट x इंटरसेप्ट हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, क्या करेंगे बच्चों, y इक्वल टू 0 पुट करो, कहां है, इन इक्वेशन ऑफ लाइन, x इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल टू 0 पुट करना है इक्वेशन ऑफ लाइन में। इक्वेशन ऑफ लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, यहाँ पे आप क्या करने का है, 3x प्लस 4 इंटू वाई के जगह क्या लिखने का, 0 माइनस 7 इक्वल टू 0, आंसर आएगा 3x प्लस 0 माइनस 7 वहां गया तो प्लस 7, तो 3x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/3, ये आ गया बच्चों अपना x इंटरसेप्ट, so x इंटरसेप्ट आ गया ये 7/3, x इंटरसेप्ट इज 7/3, आंसर बी है, ओके, आंसर बी है, बी देखो आप, बी 7/3, ये x इंटरसेप्ट है, ओके।
उसके बाद हम 6 सम सॉल्व करेंगे बच्चों, 6th सम सॉल्व करेंगे। If two lines are parallel, then slopes are equal. Correct. If lines are parallel, then slopes are equal. If lines are parallel, then slopes are equal. Equal. A equal is the answer for 6. Okay. Please take down carefully. Now students, coming to the 7th problem, angle between the lines. देखो बच्चा, एंगल बिटवीन द लाइंस के लिए स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा वो बताता हूँ। इसके लिए वो दोनों के स्लोप मालूम होने चाहिए। व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। सो माइनस लाइन 1 का स्लोप क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x यानी x का साथी 3 है, y का साथी 2 नहीं बच्चों, साइन के साथ उठाओ, y का साथी है -2। समझ में आया क्या? स्लोप ऑफ लाइन क्या है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस माइनस प्लस आया 3/2। व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन 2? स्लोप ऑफ लाइन 2 सिमिलरली माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x 2, कोएफिशिएंट ऑफ y -3, यानी क्या आया? 2/3 आया। अंडरस्टूड? कुछ प्लस माइनस का मिस्टेक तो नहीं है? शायद प्लस माइनस का मैंने कुछ गड़बड़ किया के देखता हूँ। ये है, मैंने 2x + 3 है, सॉरी, ये 2x + 3 है। तो स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इज 3। सो ये आंसर हो जाएगा -2/3। अब एंगल बिटवीन लाइन के लिए फॉर्मूला है tan थीटा। मैं बता दूं, मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, बराबर ना? एंगल बिटवीन द लाइन अगर थीटा है, दो लाइन के बीच का एंगल थीटा है और उनके स्लोप m1 और m2 है, तो स्लोप एंगल बिटवीन द लाइन का फॉर्मूला है ये थीटा, एंगल बिटवीन द लाइन tan थीटा का फॉर्मूला है। बट जरा गौर फरमाइए कि दोनों स्लोप का प्रोडक्ट देखिए। स्लोप ऑफ प्रोडक्ट, अरे -1 है, अगर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 है तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो डायरेक्ट समझ में आता है। यहाँ पे कुछ शक आया मुझे, m1 इंटू m2 करके देखा, m1 है 3/2, m2 है -2/3, तो 3 कैंसर, 2 कैंसर, तो m1 इंटू m2 आंसर आया -1। इसका मतलब क्या है? लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बराबर? इसका मतलब है एंगल बिटवीन लाइंस इज 90 डिग्री। ओ 90 है, क्या आंसर है? ए। तो आंसर, सॉरी, बी है, बी। सो आंसर इज बी, 90 डिग्री। सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंगल बिटवीन देम क्या है? 90 डिग्री। अंडरस्टूड और नॉट? बराबर से कॉपी करो। अब नेक्स्ट आप देखिए, ये समझ में आया? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 है तो एंगल्स 90 डिग्री। अब दो लाइंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब आपको कौन बोला रे लाइन पैरेलल है? अरे जरा देखो ना, x + by, x + b, इसका स्लोप -a/b, इसका स्लोप भी -a/b। तो अगर दोनों लाइन के स्लोप सेम है तो लाइंस पैरेलल है। और पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस होता है मॉड c1 - c2 या c2 - c1 अपॉन रूट ये कोएफिशिएंट ऑफ x a² + b²। तो c1 - c2 लिखो या c2 - c1। सर लेकिन आंसर नेगेटिव होगा क्या? अरे बाबा, क्या पहना है उसको? मॉड, इसलिए आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अब उन्होंने क्या लिखा है वो हम देखेंगे। उन्होंने लिखा है मॉड, हाँ पहला ही ए लिखा है, गधो, ए है, देखो ए क्या बोलता है? एंगल डिस्टेंस बिटवीन लाइन मॉड c1 - c2 अपॉन रूट a² + b², बराबर। ए आंसर है। अंडरस्टूड? तो एक क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लीज कॉपी। Next 9th question, find coordinates of midpoint joining these two lines segment points। कुछ एक पॉइंट है 2,4, उसको बोलो x1 y1, दूसरा 6,10, उसको बोलो x2 y2, और ये मिड पॉइंट m, उसको बोलो x बार y बार।
तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और मिड पॉइंट m का y कोऑर्डिनेट होगा y बार बोला है y1 प्लस y2 अपॉन 2 दैट इज x1 y1 is 2 4 x1 is 2 and y1 is 4 x2 is 6 and y2 is 10 so x1 plus x2 यानी 2 plus 6 upon 2 y1 plus y2 यानी 4 plus 10 upon 2 ये उसका y कोऑर्डिनेट यानी क्या होगा ये 6 plus 2 कौन 8 upon 2 बराबर and 10 plus 4 14 upon 2 understood x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 what is 8 by 2 4 comma 7 ये मिड पॉइंट हो जाएगा 4 comma 7 तो कौन सा आंसर है देखो 4 comma 7 जरा पहला क्वेश्चन है 4 comma 7 D आंसर इज D so D 4 comma 7 is the answer वहाँ पे हाईलाइट किया है क्वेश्चन नंबर 10 find equation of line passing through origin 0 0 o 0 0 and having slope यानी ये पॉइंट दिया है लाइन का x1 y1 और m यानी लाइन का स्लोप दिया है स्लोप कितना दिया है 7 तो डायरेक्ट y is equal to mx लिख सकते हैं तो उसको लिख सकते हैं y minus y1 m into x minus x1 तो क्या होगा रे y minus y1 is 0 m is 7 x minus y1 is 0 x1 also 0 y minus 0 is y 7 into x minus 0 is x आंसर आएगा y equal to 7x या डायरेक्ट y equal to mx भी लिख सकते हैं आप ओरिजिन से जाने वाली लाइन है ना ओरिजिन से जाने वाली उसका इक्वेशन क्या होता है y equal to mx m is 7 so y is 7x अब ये कौन सा है देखो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आराम से लिख सकते हैं y equal to 7x अभी जरा मेरा आंसर उल्टा पुल्टा घूम रहा है y equal to yes a इसका भी आंसर a so बहुत सारे आंसर a रहते सर ने लोचा किया कुछ a देते ज्यादा ओके तो क्वेश्चन नंबर ऑफ 11 देखते हैं सिंपल है क्या छोटी जगह में होता है कि देखते हैं 11 if two lines अरे उल्टा बहुत घूमता है यार ये तुम्हारा if two lines are having slopes m1 and m2 if two lines are having slope m1 and m2 are perpendicular if two lines having slope m1 and m2 are perpendicular हाँ m1 into m2 is -1 अगर लाइन परपेंडिकुलर है ये तो कोई भी बोलेगा लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट m1 into m2 क्या होता है बच्चों -1 होता है बराबर 11 में m1 into m2 -1 आंसर C है 11 का आंसर क्या बच्चों C ओके अब ये सब रोम्बस वगैरह शुरू हो गया वो पढ़ाता भी हूँ और क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करता हूँ ठीक है नाउ स्टूडेंट्स ये मेंसुरेशन टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल रहेंगे चौकोनों के डिफरेंट टाइप के स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस पैरेललोग्राम 4 टाइप की चौकोन ट्रेपेजियम है और सर्कल होगा बाद में स्फीयर होगा उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम क्यूब होगा क्यूबॉइड होगा ओके इस प्रकार से अनेक टाइप के ये होंगे कोन होगा फ्रस्टम ऑफ अ कोन होगा ओके इस प्रकार से अब 12th क्वेश्चन है रोम्बस मतलब रोम्बस क्या है इसके सब साइड इक्वल होते हैं उसको रोम्बस बोलते हैं ओके और अपोजिट साइड पैरेलल ऑल साइड इक्वल एंड अपोजिट साइड पैरेलल ओके और इसके डायगोनल अगर आपको दिए हैं डायगोनल्स d1 d2 तो एरिया ऑफ रोम्बस अगर इसके डायगोनल d1 है और d2 है इज हाफ इनटू d1 इनटू d2 रोम्बस के एरिया क्या होता है बच्चों हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इनटू डायगोनल्स है 16 और दूसरा है डायगोनल है 12 सो 2 8 हाफ इनटू 16 इनटू 12 तो ये 96 होगा सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर तो रोम्बस का एरिया होगा ए बच्चा वेरी गुड आंसर आएगा ए 96 अंडरस्टूड सो ऐसे एक अलग अलग क्वेश्चन दिए उन्होंने एक रोम्बस दिए हाँ
एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज कैलकुलेटेड बाय प्रोसेस ऑफ, एकदम फालतू क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है बच्चों। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल है और ये अंदर का सर्कल है, ओके। तो इनके बीच का एरिया अगर फाइंड करना है तो क्या करेगा, हाँ, अगर ऊपर वाले का बाहर वाले का एरिया A2 है और अंदर वाले का एरिया A1 है तो बीच का एरिया क्या आएगा, A2 माइनस A1। सो 13वां क्वेश्चन क्या होगा, एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मुझे बच्चों कॉमन सेंट्रिक, मैंने ठहरे हुए पानी में आपने कंकड़ मारा तो वेव्स तैयार होते ना, वो सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सबका सेंटर कॉमन है, जहाँ पत्थर गिरता है वो सेंटर, और ये सब वेव्स तैयार होते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉमन सेंट्रिक, जिनका सेंटर कॉमन है। अगर ऐसे दो सर्कल है जिनका सेंटर कॉमन है तो उनका एरिया कैसे, एरिया बिटवीन द सर्कल इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। क्या है, सब्ट्रैक्शन, बी सब्ट्रैक्शन, अंडरस्टूड, सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट 14, the volume of a sphere is 88 by 21, find its radius। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो, अगर आपके पास स्फीयर है जिसका रेडियस r है तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 by 3 pi r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, 4 by 3 pi r क्यूब। बट उन्होंने वॉल्यूम दिया है 88/21, 88/21, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 88/21 क्यूबिक मीटर दिया है, इज 4 by 3 pi r क्यूब। सो 88/21 इज 4 by 3। अब पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7, क्योंकि यहाँ 88/21 जानबूझ के दिया है, नहीं तो 4 पॉइंट समथिंग नहीं देते। हाँ, 22/7 इंटू r का क्यूब। अभी क्या करेंगे, 88/21 के पास सबको लेके जाएंगे, ये 4/3 उधर गया तो क्या होगा, 3/4 होगा, और 22/7 उधर गया तो क्या होगा, 7/22 होगा, इक्वल टू r का क्यूब। अभी 21 है, 7 3 कैंसिल होगा, और 22 8 88, तो 1 आएगा, r क्यूब इक्वल टू 1 आएगा, r क्यूब 1 है, मतलब r इज 1, और ये r इक्वल टू 1 कौन है बच्चों, रेडियस ऑफ स्फीयर है, यानी 1 मीटर है। सो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है, ये 1 मीटर, यूनिट मीटर है, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब था। बच्चों अभी उसका सरफेस एरिया पूछा अगर, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला स्फीयर के 4 pi r स्क्वायर, r उधर 1 पुट कर सकते, लेकिन नहीं पूछा है, कभी आगे पूछ भी सकते। तो रेडियस 1 आपको रेडियस 1 मीटर, ए आंसर है, A1। तो 14 का आंसर क्या है, A1 उन्होंने भी दिया है। उसके बाद बच्चों 15 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन, जरा इसको क्लोज लेता हूँ, जगह ज्यादा हो जाएगा। What does 15th question say? Surface area of sphere is 1 मीटर स्क्वायर चाहिए, उन्हें गलती से मीटर लिए, नहीं सॉरी, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1। अच्छा, तो रेडियस इक्वल टू 1 मीटर है, तो व्हाट इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अभी मैंने उसका उल्लेख किया था, 4 pi r स्क्वायर, दैट इज 4 pi 1 स्क्वायर, और पाई को पाई रखा तो 1 का स्क्वायर 1 है, 4 pi मीटर स्क्वायर आएगा सरफेस एरिया, ओके। तो मीटर स्क्वायर वगैरह लिखा नहीं, लेकिन 4 pi जरूर लिखा है, आंसर है बी 4 pi, अंडरस्टूड। उसका यूनिट मीटर स्क्वायर नहीं लिखा है, लेकिन लिखना चाहिए था, बिकॉज रेडियस 1 मीटर दिया है, आंसर 4 pi, ये बी उन्होंने दिया है। बाद में 16 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बराबर, दैट वी कॉल हाफ बी इनटू एच, तो आंसर ए है, अंडरस्टूड। 16 का आंसर क्या है बच्चों, ए, 16 का आंसर ए है, अंडरस्टूड, 16 का आंसर ए है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है, 17। अरे पेरीमीटर का ट्रायंगल का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, कि ट्रायंगल के साइड अगर एबीसी है तो उसका पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी, और सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कह रहा था, वो पूछा नहीं है, पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी दिया है, आंसर सी है, सी। उन्होंने गलती से कुछ अलग छापा है, a माइनस बी, लेकिन सी आंसर है,
ए प्लस बी, सम ऑफ ऑल साइड। 18 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूछे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। वो जो ट्रेपेजियम मतलब इस प्रकार का होता है, दो साइड पैरेलल होते हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होती है। तो अगर ये साइड ए है और ये साइड बी है और ये हाइट h है, ये हाइट h है, ये हाइट h है, ये हाइट है, ये हाइट उसकी h है, तो उसका एरिया होता है हाफ सम ऑफ साइड h इंटू सम ऑफ साइड a प्लस बी, हाफ h इंटू a प्लस बी। तो ये आंसर a है, यानी h इंटू a प्लस बी बाई 2, ये उसका आंसर है। हाफ हाइट इंटू सम ऑफ साइड, हाफ h इंटू a प्लस बी, उसका आंसर a है। ये आंसर a है। ओके ओके, इस प्रकार से 18 प्रॉब्लम तक बच्चों में आ गए। आप आराम से इनको कॉपी कीजिए। Okay, now students, next is question number 19. Area remaining portion, if 4 circles of radius 3.5 are cut out from a plate of size 14 by 14. बच्चे एक प्लेट दिया है जिसका साइज है 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, और इसमें से बच्चों 4 सर्कल कट किए उन्होंने। अब ये इस प्रकार से मतलब है, समझ लो, 4 सर्कल कट किए जिनका रेडियस उन्होंने दिया है। हमें कुछ लेना देना नहीं उससे, हमें क्या करना है कि पहले एरिया ऑफ प्लेट फाइंड करो। एरिया ऑफ प्लेट, अभी प्लेट यानी वो स्क्वायर ही प्लेट होगा, रेक्टेंगुलर नहीं, स्क्वायर होगा। 14 सेंटीमीटर है तो 14 इंटू 14 यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरे प्लेट का एरिया है। अब एरिया एक सर्कल का एरिया क्या है? एरिया ऑफ सर्कल क्या है बच्चों? पाई आर स्क्वायर, बराबर। व्हाट इज एरिया ऑफ 4 सर्कल्स? उसमें से 4 सर्कल करके ना एरिया ऑफ 4 सर्कल्स क्या होगा? अब एक सर्कल एक एरिया पाई आर स्क्वायर, 4 सर्कल का 4 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, बराबर। अब ये होगा 4 इंटू पाई 22/7 पाई ना इंटू आर, कितना रेडियस का सर्कल कट किए? 3.5, तो 3.5 द होल स्क्वायर, यानी ये डायमीटर 7 होगा या 7 ऐसे हो गए वो सर्कल 7 7 7 वाले। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैलसी से फाइंड करेंगे ना, समझे कि नहीं? तो ये कितना एरिया है सर्कल का, समझे ना? एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, 4 का 4 पाई आर स्क्वायर। तुम्हें याद देखा दो 4 इंटू पाई, सॉरी पाई को 22 डिवाइड बाय 7 लेंगे, 4 इंटू पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर इक्वल टू 154 आएगा। कितना आएगा? 154। तो ये 4 सर्कल का एरिया 154 है और टोटल प्लेट का एरिया 196 है, तो दोनों के बीच का एरिया कितना होगा? 196 माइनस 154, 196 सब्ट्रैक्ट करो उसमें से, तो ये आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो एरिया कितना बचेगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया मैं बताता हूँ। 19 क्वेश्चन दिया, 42 इज बी, तो आंसर है बी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं लिखा, छोड़ दो, लेकिन आंसर बी है। अंडरस्टूड? तो ये जो 19 है उसका आंसर बी है। ओके, अभी 20 नेक्स्ट पेज पे है, तो मैं इसलिए आप ये कॉपी करो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ।